तो ये जानने के लिए कि कहां तक पहुंचा नरेंद्र मोदी का सियासी रथ, हम आपके सामने आज बिहार और उत्तर प्रदेश की तस्वीर पेश कर रहे हैं ओपिनियन पोल के जरिए। और पूरी तस्वीर क्या है, सीधे रुख करते हैं नेहा का। हमने बात की उत्तर प्रदेश के 4 अलग अलग क्षेत्रों की और हर जगह बीजेपी को हो रहा है फायदा। अब उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर जो है वो देख लेते हैं। यूपी का ओपिनियन पोल, कुल किसको कितनी सीटें मिल रही हैं, पहले वोट शेयर जो है वो देख लेते हैं। बीजेपी को 33% वोट शेयर मिल रहा है, कांग्रेस प्लस जिसमें कांग्रेस और आरएलडी शामिल है 13% वोट शेयर। समाजवादी पार्टी के पास जा रहा है 16% वोट शेयर, बीएसपी के पास 22%, आम आदमी पार्टी को 5% और अन्य को 11%। ये है वोट शेयर। अब बात करते हैं पूरी बड़ी तस्वीर की। हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक देखिए बीजेपी को कितना फायदा हो रहा है। 80 में से 40 सीटें जा रही हैं बीजेपी के पास। सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्लस, जिसमें कांग्रेस और आरएलडी दोनों शामिल हैं, 11 सीटों पर सिमट रही है। समाजवादी पार्टी 80 में से 14 सीटें मिल रही हैं, बीएसपी को 13 सीटें, आम आदमी पार्टी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से महज 1 सीट और अन्य के पास 1 सीट। अब हम आपको ये बता दें कि कांग्रेस गठबंधन को कुल 80 में से 11 सीटें मिल रही हैं, तो उसमें कांग्रेस की 7 सीटें हैं और आरएलडी की 4 सीट। ये है बड़ी तस्वीर। अब हम एक तुलना आपके सामने पेश कर रहे हैं। फरवरी का सर्वे, जो ये ताजा सर्वे हम आपको बता रहे हैं, जनवरी में एक सर्वे हमने कराया था 40 सीटों का 80 में से, और 2009 के नतीजे बीजेपी का अगर देखें तो फायदा ही फायदा। 2009 में सिर्फ 10 सीटें थी बीजेपी के पास 80 में से। जनवरी में जो हमने सर्वे कराया ये बढ़कर आंकड़ा 35 हो गया और फरवरी में स्थिति और अच्छी नजर आ रही है, 40 सीटें 80 में से बीजेपी के पास। कांग्रेस प्लस की बात करें तो 11 सीटों पर कांग्रेस सिमट रही है। और बड़ी बातों पर एक नजर डालें, उत्तर प्रदेश में मोदी की लहर साफ दिखाई दे रही है। 80 में से 40 सीटें मिल रही हैं बीजेपी को। समाजवादी पार्टी और बीएसपी को बड़ा नुकसान हो रहा है। समाजवादी पार्टी सत्ता में है, बावजूद इसके नुकसान कांग्रेस पार्टी चौथे नंबर की पार्टी बन रही है। कांग्रेस और आरएलडी को मिल रहे हैं 11 सीटें। ये बात हुई उत्तर प्रदेश की। अब हम बात करेंगे बिहार की। 40 सीटें यहाँ पर 2009 के नतीजे क्या कहते हैं। जेडीयू को मिली थी 20 सीटें, बीजेपी को 12, आरजेडी के पास 4 सीटें गई थी, कांग्रेस के खाते में 2, आप उस समय अस्तित्व में नहीं आई थी, और अन्य के पास 2 सीटें। अब ये जो हमारा पोल है वो क्या बता रहा है, वोट शेयर पर नजर डाल लेते हैं। बीजेपी को 32% वोट शेयर मिल रहा है, कांग्रेस को महज 8%, जेडीयू को 14%, नुकसान यहाँ जेडीयू को, आरजेडी को 17%, लोक जनशक्ति पार्टी को 6% और अन्य को 23%। ये है वोट शेयर। अब बात कर लेते हैं सीटों की। बीजेपी को 21 सीटें मिल रही हैं 40 में से, कांग्रेस पार्टी को महज 2 सीटें, जेडीयू को भारी नुकसान 9 सीटें, आरजेडी को 5 सीटें, एलजेपी के खाते में 1 सीट और अन्य के पास 2 सीटें। अगर कांग्रेस आरजेडी एलजेपी का गठबंधन हुआ तो बिहार में क्या होगा, ये तस्वीर दिलचस्प है। कांग्रेस प्लस तभी जो गठबंधन है इसको मिलेंगी 14 सीटें, यानी कांग्रेस पार्टी को फायदा। बीजेपी को नुकसान, 21 से गिरकर बीजेपी 16 पर आ जाएगी अगर ये गठबंधन अस्तित्व में आ जाए, और जेडीयू को 8 सीटें मिलने का अनुमान है, ऐसे में अन्य के खाते में 2 सीटें। अब आ जाते हैं कंपैरिजन पर। फरवरी सर्वे बीजेपी का बता रहा है 21 सीटें, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी को नुकसान हुआ है। 2009 के मुकाबले फायदा, लेकिन जनवरी के मुकाबले 3 सीटों का नुकसान। कांग्रेस को वही टाली कांग्रेस की है। इसके अलावा बड़ी बातों पर अगर नजर डालें बिहार की तस्वीर देखते हुए, तो कांग्रेस आरजेडी एलजेपी गठबंधन को हो रहा है फायदा अगर वो तीनों मिलकर लड़ते हैं। बिहार में बीजेपी सबसे बड़ा दल बनकर उभर रहा है, 40 में से 21 सीटें बीजेपी के पास जा रही है। नीतीश के जेडीयू को भारी नुकसान हो रहा है बीजेपी से रास्ते अलग करने के बाद। पटना से प्रकाश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश के पास जाने से पहले प्रकाश, दर्शकों को भी अपने हम ये बता दें कि किस तरह से जो जनवरी में सर्वे कराया था 40 में से 20 सीटों का, 50% सीटें तब कवर की थी। इस वक्त 10 सीटें, तो कुल मिलाकर वो 75 तक हमने प्रोजेक्शन कर दिया और बाकी की 10 सीटें होंगी मार्च में। लेकिन प्रकाश, बड़ी तस्वीर ये कि अगर कांग्रेस एलजेपी और आरजेडी मिलकर लड़ते हैं तो उन्हें 14 सीटें मिल सकती हैं, और ऐसे में बीजेपी की टैली 21 से घट के 16 पे आ जाएगी। बिल्कुल, जिस तरीके से चुनाव जैसे नजदीक आ रहा है और अब तक गठबंधन का रुख साफ नहीं हुआ है, इस वजह से अलग अलग चुनावी सर्वे के नतीजे आ रहे हैं। लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर अश्विनी चौबे बीजेपी के हैं, भाई वीरेंद्र आरजेडी के, और आप पार्टी से हमारे साथ हैं रीना। हम बात करते हैं सबसे पहले अश्विनी चौबे जी से। जो अभी सर्वे का नतीजा जो दिख रहा है उसमें ये दिख रहा है कि आप बड़ी पार्टी के रूप में उभर रहे हैं, लेकिन अगर आरजेडी, एलजेपी, लालू पासवान और कांग्रेस तीनों मिल जाते हैं तो इससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। अकेले अगर ये लोग अलग अलग लड़ते हैं तो 21 सीटें, जबकि अगर ये तीनों साथ सामने होते हैं तो आपको 16 सीटें मिलेंगी। आपको क्या लगता है कि ये गठबंधन आपको मजबूत चुनौती देगा? मुझे लगता है आपने जो माहौल को देखा है गांव से लेके शहरों में,
पूरे बिहार में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जनता के अंदर एक माहौल पैदा हो गई है। भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाना है। लोगों के मन के अंदर ये है कि हमें जो 74 के आंदोलन में लाठी खा करके हम लोग जेल जाते थे, सत्ता न हो भ्रष्टाचारी, हम पर भी है जिम्मेवारी। और ये आंदोलन का जो स्वरूप हमने 77 में वो क्रांति देखी थी कि 40 का 54 सीट भारतीय जनता उस समय की जनता पार्टी को गई थी। मुझे लगता है कि देश में आज फिर से एंटी कांग्रेस का जो माहौल है, यानी कि भ्रष्टाचार, कांग्रेस भ्रष्टाचार का पर्यायवाची शब्द हो गया है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का जो संकल्प है हमारा, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इस देश से कांग्रेस का नामो निशान नहीं रहेगा। और जो लोग कांग्रेस के साथ रहेंगे, जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में हो या कांग्रेस को बाहर से वो पोषण करने का काम करता हो, उनका भी नष्ट नाबूद हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगियों से लड़ने वाले हैं। आरजेडी क्या लगता है कि लालू यादव के कन्विक्शन से और साथ ही एक साथ आने पर मामला बदल सकता है? क्या स्थिति उभरेगी? क्योंकि आपको 14 सीटें मिल सकती है अगर आप साथ लड़ते। देखिए, बिहार में अभी लालू यादव का वेव चल रहा है और जो हमारी जो सेकुलर पार्टियां हैं, जो हमारा गठबंधन होने जा रहा है कांग्रेस से, एलजेपी से और एनसीपी से और आरजेडी, ये तीनों स्वीप करेगा और 30 सीट से हम कम लेने नहीं जा रहे हैं बिहार में। और ये लोग 10 सीट के अंदर में रह जाएंगे सभी पार्टियां। आप देख लीजिएगा, राजनीति में समीकरण हम भी जानते हैं और राजनीति हमारा 34 वर्षों का अनुभव है। और इस बार जो लहर है, शायद राष्ट्रीय जनता दल का कभी लहर नहीं था और 30 सीटों पर हम लोग चुनाव जीतने का काम करें। चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ हमने जेडीयू के भी नेताओं को बुलाया था, लेकिन पता नहीं लगता है नीतीश कुमार जब से सर्वे से नाराज दिखे हैं, अपनी जनसभाओं में सर्वे के खिलाफ बोल रहे हैं, तो उससे लगता है कि यहाँ नेता आने से कतरा रहे हैं। और लेकिन हम बात करते हैं आप पार्टी के नेता से। परवीन अमानुल्लाह जो जेडीयू में थी, उनके छोड़ के आने से क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, लेकिन आम आदमी पार्टी में वही लोग सक्सेस होंगे जो एकदम धरातल से जुड़े रहेंगे। और हम लोग चाहते हैं कि साफ सुथरा लोग इसमें आए और हम लोग सारे लोग मिलके इस पार्टी को मजबूत करें। मजबूत करने की पार्टी को बात चल रही है। अभी तो चुनावी सर्वे नतीजे आ रहे हैं। आपको लगता है कि जेडीयू आपको नुकसान पहुंचा रहा है? क्योंकि उन्हें 9 सीटें मिल रही हैं और उस सारा नुकसान कहीं ना कहीं बीजेपी को उठाना पड़ेगा। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, अभी तो ये हवा देख रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कमल निशान भाई नरेंद्र मोदी जी की हवा पूरे देश में बह रही है। वो हवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बह रही है और सबको खतरा नरेंद्र मोदी जी से। पेट में दर्द और छाती में दर्द, अभी तो पेटे छाती में दर्द हुआ है इन लोगों को। उस समय जब अभी तो हवा बह रही है, वो आंधी का रूप लेगा और जब कमल का वर्षा होगा, वोट की वर्षा होगी, तो तूफान में ये कचिया, हथौड़ा, घर द्वार जितना है बह करके सीधे बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी। और इस बार 40 के 40 सीट, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर हम लोगों ने उम्मीदवार जमीनी दिया, अगर हम लोगों ने उम्मीदवार को ठीक से अगर बढ़िया स्वच्छ छवि, तो मुझे विश्वास है, मैं 74 आंदोलन का सिपाही हूं। देश आपने कुछ कहा था कि अगर 40 सीटें नहीं मिलेंगी तो शायद आप राजनीति। कह रहा हूं, मैं वही बात कह रहा था कि 40 के 40 सीट नरेंद्र मोदी कमल छाप भारतीय जनता पार्टी के झोले में जाएगी। और अगर एक भी सीट हम लोगों के भूल के कारण अगर जनता दल यू को मिल गया, जो कि नहीं मिलने वाला है, तो मैं राजनीति नहीं बल्कि विधायक गिरी से अपना पद त्याग कर लूंगा। ये इन्होंने अश्विनी चौबे जो मंत्री हैं, उन्होंने एबीपी न्यूज पर यह ऐलान किया है कि अगर 40 से 40 सीटें नहीं मिलेंगी तो वे विधायकी भी छोड़ देंगे। हमारे साथ आम जनता है, हम उनसे बात करते हैं। क्या लगता है, क्या स्थिति बन रही है? जो स्थिति सामने नजर आ रही है वो स्पष्ट है कि इस बार देश की बागडोर हमारे नरेंद्र मोदी संभालने वाले हैं। मैं उनका हार्दिक मैं भी नरेंद्र मोदी के समर्थन में हूं, क्योंकि मेरा अभी उम्र 25 साल है और मैं 17 साल की उम्र से जान रहा है उनको। और हम लोगों का जो इंटरनेशनल पोजीशन है वो अभी बहुत सारा गड़बड़ा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर तमाम जनता भी है और साथ ही नेता भी हैं। आपने सुना कि किस तरीके से इन लोगों ने कहा है कि अपनी अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए एक तरफ बीजेपी का दावा है कि 40 सीटें और वहीं दूसरी तरफ भाई वीरेंद्र का दावा है कि 30 सीटें। लेकिन फिलहाल चुनाव आने में वक्त है और आगे
देखना होगा ऊंट किस करवट बदलता है। प्रकाश, तो बड़ी खबर जो उत्तर प्रदेश से आ रही है, 35 से 40, पिछली बार जो हमने सर्वे किया था 35 सीटें बीजेपी को मिल रही थी। 1% वोट नीलाभ जी बढ़ रहा है बीजेपी का, तो 5 सीटों की बढ़ोतरी हो रही है। तो जाहिर सी बात है आने वाला वक्त जो है वो और जो है चीजों को बेहतर कर सकता है पार्टी के लिए। देखिए, आने वाले वक्त में बहुत अगर मगर है। आपके सर्वे में ही आया है कि बसपा के वोट लगभग 22% हैं और बीजेपी के वोट 33% हैं। अभी तक के तमाम सर्वे में ये देखा गया है कि बसपा अंडर एस्टिमेट 5% वोटों से होती है और भाजपा ओवर एस्टिमेट 5% वोटों से होती है, जितने सर्वे आज तक 20 साल में हुए हैं। तो अगर ये मान लीजिए 5-5 का वही आंकड़ा फिर हुआ तो बसपा हो जाएगी 31%, बसपा हो जाएगी 27% और भाजपा हो जाएगी। मगर नीलाभ जी के इस तर्क में दम है, क्योंकि यूपी में तो सुपड़ा साफ था ही पहले से बीजेपी का, तो कुछ भी करेगी गेन करेगी, प्लस जो सो कॉल्ड मोदी फैक्टर है। देखिए, जहां तक गेन करने का प्रश्न है इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी वहां पे उत्तर प्रदेश में गेन करेगी, लेकिन सवाल इस बात का है कि बिहार के नेता कह रहे हैं कि लहर ही नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय लहर है, यानी एशिया के बाहर अमेरिका हर जगह लहर है। तो एक तो ये मुझे लगता है कि इस बार बड़े बड़े नेताओं का हम लोगों ने चुनाव देखा है, लहरों पर होते हुए चुनाव देखे हैं, 77 का देखा, 89 का देखा, हर समय लहरों पर एक नेता सवार होता था और उसके पास कुछ एजेंडा हुआ करता था। इस बार ऐसा नहीं लग रहा है, इस बार लग रहा है कि कोई जादूगर आ रहा है जो पूरे देश को एक बारगी में बदल देगा। ऐसा एक मॉडल लाएगा कि ये देश अनइवन डेवलपमेंट, रीजनल इंबैलेंस से परेशान देश, जातियों से, धर्मांधता से, सांप्रदायिकता से, यानी कि राजनीतिक प्रणाली कहीं दफन हो गई है और व्यक्ति विशेष का महिमा मंडन हो रहा है। अगर उर्मिलेश जी जो बात कर रहे हैं, इतनी तैयारी से असल में कोई आया नहीं था अब तक चुनाव लड़ने, जितनी तैयारी से नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। और बिहार उत्तर प्रदेश में खास स्थिति है कि पार्टी खत्म हो गई है, बीजेपी संगठन के लेवल पे बहुत कमजोर है, लेकिन बिहार और यूपी की पॉलिटिक्स अब एक बदलाव चाहती है। एक कोशिश मायावती ने की थी पिछली दफे, वो अदल बदल होके एक लेवल पे आई है, लेकिन अब शायद पॉलिटिक्स इससे अलग कुछ और चीजें चाहती हैं, तो वो देखने की बात होगी कि क्या होगी। मगर मैं क्यों ना कहूं अशोक जी, जो अनसंग हीरो है तथा नरेंद्र मोदी की इस सफलता में, वो है अमित शाह, वो शख्स जिसने बारीकी से पूरी स्ट्रैटेजी को अंजाम दिया। अमित शाह को क्यों ना इसका क्रेडिट दिया जाए। आप हंस क्यों रहे हैं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने जो अनसंग हीरो कहा उनको, तो मुझे बड़ा ताजुब लगा। सवाल यह है कि यदि बीजेपी 50 क्रॉस नहीं करती उसके लिए अमित शाह जिम्मेदार हो तो आप उल्टा भी सोच सकते हैं। जब तक कैंडिडेट नहीं आएंगे, नहीं रिवाइवल जिस तरह से बीजेपी का दिख रहा है, रिवाइवल तो देखिए, बीजेपी, हम रिवाइवल की बात नहीं करते, जब हम आंधी और लहर की बात करते तो सब कुछ बह जाना चाहिए, सुनामी आनी चाहिए। और जब सुनामी आती है तो ये मत कहो कि 5 साल पहले नहीं थी और 10 साल पहले नहीं थी। यदि मोदी की लहर है तो 50 क्रॉस करना चाहिए। ये 35-40 पिछले बार से वो करके नहीं। अमित शाह को कम क्यों आंक रहे हैं अशोक वानखेड़े? क्या आपको नहीं लगता कि अमित शाह सही मायनों में इस तथाकथित सफलता के पीछे की ताकत है? देखिए, अमित शाह को आप तब क्रेडिट दें जब रिजल्ट आए। ये जो लहर आ रही देख रहे हैं आप, ये अपेक्षा की लहर है। लोगों के मन में एक अपेक्षा है, एक यंग लोगों के मन में अपेक्षा है। बिहार और यूपी सबसे पिछड़ा इलाका है, तो ये गूंज जो मोदी की हवा में है वो अपेक्षा से जुड़ी हुई है। आप दूसरी तरफ पे देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जिसने जितने सारे उपलब्धियां, जितने सारे स्कीम्स, खाद्य सुरक्षा से लेकर सब दिखाया, उनका सुपड़ा साफ हो रहा है, क्योंकि जमीन पे कुछ पहुंचा नहीं। अब मोदी की जो लहर हवा में है उसको बीजेपी को जमीन पे ट्रांसलेट करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग इसका और उसका आंकलन कर सकते हैं। और वो ट्रांसलेट करने में क्या दिक्कत पेश आ सकती है अभय जी? सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए क्या होगी उत्तर प्रदेश में? सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि बीजेपी की जिस जमाने में 50 या उससे ज्यादा सीटें आती थी, उस वक्त समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी बहुत छोटे आकार की पार्टियां हुआ करती थी। आज वो दोनों अपने दम पर लोग विधानसभा में बहुत प्राप्त करने लायक पार्टियां हैं। इसलिए अब ये उस तरह की लहर 50 से ऊपर और 55 के आसपास, ये सब बेकार की बातें हैं। आपका जो सर्वे दिखा रहा है उसका एक रुझान ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी स्थिति में काफी सुधार करेगी, लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मैं सपा और बसपा की ताकत को कम करके आंकना नहीं चाहता हूं। मैं नीलाभ जी की बात से 100% सहमत हूं। अगर आप पिछले 20-25 साल के तमाम सर्वेक्षण, हमारी संस्था यही काम करती है, सर्वेक्षणों पर निगाह डालें तो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हमेशा ही उसमें ज्यादा दिखाई पड़ता है, ज्यादा मुखर, शहरी और ऊंची जातियों का समर्थक होता है। और बहुजन समाज पार्टी
या जो पिछड़े वर्ग की पार्टियां हैं उनका समर्थन हमेशा नीचा दिखाई। दम है अभय जी की बात में, क्योंकि इस सर्वे में, पिछले सर्वे के मुताबिक बीएसपी कम होती दिखाई दे रही है। नहीं, मैं अभय जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूं और मुझे लगता है कि यूपी में पोलराइजेशन की जो बात हो रही है वो एक तरफा अभी हम देख रहे हैं। अभी हमें नहीं मालूम, और मुस्लिम वोट कहीं ना कहीं आपस में सभी दलों के बीच कुछ कुछ जाता दिख रहा है। अगर वहां भी एक तरह का पोलराइजेशन होता है तो दूसरी कहानी हो सकती है। 40 सीटें ऐसी हैं जहां दलित और मुस्लिम वोट करीब 40% से ज्यादा है। और दूसरी बात जो लहर की बात है तो मोदी की अगर यूपी में लहर है तो वो बिहार में लहर गठबंधन की दीवार पर आके खत्म कैसे हो जाती है? हाँ। क्यों बिहार में मेरे ख्याल से अगर कांग्रेस, आरजेडी और पासवान आ गए तो यहां पर तो वो लहर बिखरती हुई दिखाई देती है। जी हाँ, देखिए वहाँ कांग्रेस को एक स्ट्रेटेजिक अलायंस करना पड़ेगा, और वो जो स्ट्रेटेजिक अलायंस जो बिहार में कर पा रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में नहीं बन पा रहा, क्योंकि ना उनकी बसपा से पड़ती है ना सपा से। और जो देखिए सबसे बड़ी जो नरेंद्र मोदी की कामयाबी अगर होगी तो उसका सारा श्रेय जो है वो केंद्र सरकार जो कांग्रेस की है उसको ऊपर है, और जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार है। क्योंकि जो सरकार की विफलताएं होती हैं उससे देखिए लोग निगेटिव वोट देते हैं, लोग फॉर वोट नहीं देते, लोग इनकी विफलताओं की वजह से नरेंद्र मोदी आगे बढ़ेंगे। जनता दल यूनाइटेड की 3 सीटें बढ़ रही हैं, या क्या आपको ताज्जुब में डालता है? हाँ, थोड़ा ताज्जुब तो लगता है, क्योंकि अभी मोमेंटम नीतीश कुमार के अगेंस्ट में है। उनको छोड़ के लोग जा रहे हैं, उनकी पार्टी से डिजर्शन हो रहा है। कोई उनके टिकट पर कैंडिडेट ठीक से लड़ने के लिए तैयार नहीं। जिसको टिकट ऑफर करते हैं वो कहता है कि मैं नहीं लड़ना चाहता, मैं हट जा रहा हूँ। तो ये थोड़ा लगता है, लेकिन ऐसा भी ये समझना कि नीतीश कुमार बिल्कुल उखड़ गए हैं। उनकी शासन प्रणाली एक वोट बैंक उन्होंने बनाया है और वो है उनके साथ, लेकिन मोमेंटम गड़बड़ है। वो मोमेंटम गड़बड़ है। मोमेंटम इसलिए भी गड़बड़ है क्योंकि लोकसभा के लिए नीतीश ने खुद को कभी एक गंभीर प्रतिद्वंद्वी के तौर पर पेश ही नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पहली बात तो जो आप दिखा रहे हैं, जिस तरह से दिखा रहे हैं, एक ओपिनियन पोल का एक अलग महत्व है, लेकिन मैं उससे बहुत सहमत नहीं रहता हूँ, कभी नहीं रहता हूँ। एक जो वोकल तबका, समाज का जो मुखर तबका है, खास तौर से जो सवर्ण जातियां हैं, आपने देखा होगा जब आपका रिपोर्टर बात कर रहे थे तो सारे लोग जो बोलने वाले थे मोदी 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 कर रहे थे। बिल्कुल। जो अलग तबका है, जो मुसलमान है, पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, महापिछड़ा, अति पिछड़ा है, एक चेहरा आपने दिखाया, तो वो क्या करेगा? वोट करेगा, वो किसके पक्ष में जाएगा? अभी तक जो है बिहार में खास तौर से जिस तरह से लालू यादव और रामविलास पासवान का या कांग्रेस का एक गठबंधन बन रहा है, तो एक बैकवर्ड मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन और उसमें दलित जुड़ जाएंगे। लेकिन नीतीश की ताकत जो है असल में वो महादलित और अति पिछड़े हैं। तो सवाल यहां पर यही कि दिल्ली से काफी जुदा हो सकता है तस्वीर, जिस तरह से इन बाकी राज्यों में ओपिनियन पोल सटीक गए थे। हमारे यहां कई पैनलिस्ट का मानना है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति कहीं ज्यादा पेचीदा है। उत्तर प्रदेश में यकीनन मोदी की लहर यहां दिखाई दे रही है, मगर आप देख रहे हैं कि सही गठबंधन किस तरह से बीजेपी का प्लान पूरी तरह से बिहार में बिखेर रहे हैं। तो वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। 9 बजे फिर हाजिर होंगे सियासी प्रतिक्रियाओं के साथ एबीपी न्यूज के सुपर दिन पोल पर।